हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है चिरंजीवी। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सीजे एनर्जी ट्यूटोरियल में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। पहला पार्ट बन चुका है साइंस का, पहले चैप्टर का, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। आज हम लोग उसी वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो सेकेंड पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। ठीक है, तो चलो बच्चों चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है, ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शंस होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसको हम लोगों ने देख चुका है। आज और भी बहुत सारे रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है, जो मेन जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। इन सब पे भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उसके अलावा आज हम लोग कोरोजन के ऊपर चर्चा करेंगे, रेंसिडिटी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम लोग आज का जो मेन टॉपिक है जिसपे हमको ज़्यादा फोकस करना है और जो डैम श्योर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप आज समझ के रहिएगा, ठीक है। और आज यहाँ पर जाके समझ लेना, उसके बाद अपने आप आपके एनसीईआरटी बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उसको जाके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि उसको कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। और भी हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये पूरा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है हम टोटल शुरुआत करते हैं बैलेंसिंग से, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं मैग्नीशियम का Mg प्लस O2 क्या बनेगा, MgO, ठीक है। सपोज हमारे पास कुछ ऐसे कोई रिएक्शंस हैं, क्या है हमारे पास रिएक्शन, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 क्या बना, MgO बना, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसको हमको बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस करना है। तो देखो एक बात कि यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहाँ पर एलिमेंट लिखता हूँ, ELEMENT, एलिमेंट, एलिमेंट लिखता हूँ। कौन कौन से एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम है, Mg है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, दो ही तो है यहाँ पर, ठीक है, एक तो Mg है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, दो ही चीज़ें यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको देखने की बात यह है कि एरो की जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। पता होगा, बता चुका हूँ रिएक्टेंट पिछले वीडियो लेक्चर में जो देखा होगा। और इसके राइट साइड में जो होता है उसको क्या कहते हैं, हमारा जो रिजल्ट होता है, फिनिश गुड प्रोडक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो रिएक्टेंट वाले साइड में Mg कितना है, कितना Mg है, एक ही Mg है, इसलिए 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है O2, दो ऑक्सीजन है, लिख दिया 2, ठीक है, हमने लिख दिया नंबर, ठीक है। अब बारी आती है प्रोडक्ट साइड की। देखो प्रोडक्ट में Mg कितना है, एक ही Mg है, इसलिए लिख दिए 1। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 2, नहीं 1, सिर्फ O है ना, एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर लिख लिया हम लोग ऑक्सीजन 1। तो बच्चों क्या समझ में आया यहाँ से इसको देख के कि मैग्नीशियम जो है वो एक है, इधर भी एक है ना, रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। लेकिन ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में 2 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस में हमको सिर्फ यही करना है कि
रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट हमको प्रोडक्ट साइड में भी चाहिए। ठीक है, लिख लूं यहां पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड के जितने एलिमेंट हैं और रिएक्टेंट साइड के जितने भी एलिमेंट हैं, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर मैग्नीशियम, ये जो एलिमेंट है Mg है, यहाँ 1 है तो उस पर भी 1 होना चाहिए, बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो उस पर भी 2 होना चाहिए। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इस पार, उस पार भी उतने ही हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं है तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वल लाना है। ठीक है, हमको इक्वल लाना है। तो चलो कैसे इक्वल लाते हैं देखते हैं। यहाँ पर Mg कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है 2। ठीक है, सबसे पहले देखो Mg दोनों में बैलेंस है, तो उसको कुछ भी कुचकने के छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, ऑक्सीजन को देखना है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। सबसे पहला स्टेप बच्चों याद रखो, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस में सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि जो भी हमें क्वेश्चंस में जो भी इक्वेशंस दिए हुए हैं, उससे सबसे पहले हमको लॉक करना है। क्या करना है, लॉक करना है। ये Mg दिया, बंद कर दो डब्बे में, O2 दिया, बंद कर दो, MgO दिया, इसको भी डब्बे में बंद कर दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, और ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट साइड में कितना 1 है, कितना चाहिए 2 चाहिए। तो कई बच्चे क्या कर देंगे, सीधे यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो सर यहाँ भी 2 है, O2 बन गया, यहाँ भी 2 O2, सब बैलेंस हो गया, बहुत आसान सा था। नहीं, ऐसे नहीं होगा, MgO2 नहीं होता। क्लियर है ना। तो जो दिया हुआ है उसमें कभी भी छेड़खानी नहीं करना है। जो क्वेश्चन में हमको गिवन है ना इक्वेशंस, उसमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको डब्बे में बंद कर दो, लॉक कर दो उस चीज को कि हमको उसमें कोई भी चीज छेड़ना नहीं है ना। यहाँ 2 नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं करेंगे हमको। अंदर में, डब्बे के अंदर में हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कुछ भी अगर हमको नंबरिंग करना है, बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो उस डब्बे के सामने में करना है। जैसे O2 के सामने कुछ बढ़ाना है तो ये सामने में, Mg में कुछ इंक्रीज करना है तो ये सामने में, डब्बे के अंदर में कुछ नहीं करना, याद रखना। इससे सबसे पहले स्टेप हमारा होना चाहिए कि उसको डब्बे में बंद कर दो, लॉक कर दो उस चीज को जो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, कितना ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर 2 है, उस पर भी कितना चाहिए 2 चाहिए, तो सामने में 2 लगा दो। क्या कर दो, डब्बे के सामने में 2 लगा दो। ठीक है, अब अंदर तो डाल नहीं सकते कुछ, तो सामने लगा दिए। तो ध्यान से देखो, सामने में 2 लगा दिए, 2 लगाने से ऑक्सीजन कितना हो गया 2, कितना हो गया ऑक्सीजन 2। तो ये जो डब्बा मैंने टेबल बनाया ना, इसको अपडेट भी करते जाना है ना। क्या करना है, अपडेट करना है। वहाँ 2 रख दिया तो अब ये ऑक्सीजन क्या बन गया 2 बन गया, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या बन गया 2 बन गया। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हो गया, हमारा मैग्नीशियम जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि 2 जो है दोनों के सामने लगाया है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 और Mg भी 2, तो Mg कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, एक को बराबर करने के चक्कर में दूसरा अनइक्वल हो गया। होता है। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, इसमें हमको बहुत सारे ऐसे हमको हेर फेर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर Mg कितना हो गया 2 हो गया ना। ठीक है, ऑक्सीजन अब बराबर है, ऑक्सीजन इक्वल है ना। Mg यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना चाहिए 2 चाहिए ना, Mg को 2 चाहिए। तो यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे अंदर में, क्योंकि डब्बा ब्लॉक करके बंद कर दिए, लॉक कर दिए। 2 यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखने से Mg कितना हो गया 2 हो गया, Mg कितना हो गया 2 हो गया। देख लो Mg के सामने 2,
2 हो गया। ऑप्शन में तो कुछ छेड़े नहीं है, ऑप्शन पहले से 2 में है, ऑप्शन भी 2 में है। यहाँ पर देखो MgO, Mg भी 2, O भी 2, दोनों बराबर। देखो Mg 2, ऑप्शन भी 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। समझ में आया ना? तो और भी ऐसा टाइप का अभी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हिंट मिला होगा कि कैसे इसको नंबरिंग करके हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले स्टेप आपका ये होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया उसको ब्लॉक कर दो, उसके अंदर में कोई भी नंबर नहीं लिखना है, जो भी लिखना है उसके सामने लिखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन रहा ये, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चंस को करने से पहले आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे के सॉल्व करेंगे। 3, 2, 1 चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको अपन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, पहला वाला इक्वेशन अपन बैलेंस करते हैं। सबसे पहला वाला क्या कहते हैं, Zn जिंक। Zn मतलब जिंक होता है, पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपका एलिमेंट्स के नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जिंक को क्या कहते हैं, Zn कहते हैं। जिंक है प्लस H2SO4, H2SO4 मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास जिंक है। क्या कहते हैं इसे, Zn को जिंक कहते हैं। जिंक का वो सिंबल है Zn। उसके बाद ये H2SO4 इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, फादर ऑफ एसिड, सबसे खतरनाक एसिड। ठीक है, अच्छा लाइट का चमक रहा है तो इसलिए मैं इक्वेशन को थोड़ा नीचे लिखने जा रहा हूँ। इक्वेशन थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। जिंक प्लस H2SO4 क्या देगा हमें, जिंक सल्फेट देगा, और यहां से हाइड्रोजन जो H2 है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ZnSO4 प्लस H2। क्लियर है? ठीक है, तो Zn जो सिंबल दिख रहे हैं ना बच्चों, ये होता है जिंक। क्या होता है, जिंक। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या कहते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ZnSO4 क्या है ये, जिंक सल्फेट। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जिंक है, H2SO4 है, ये जिंक सल्फेट है, ये हाइड्रोजन गैस है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो कभी कभार हमको ये इक्वेशन ना देके हमको जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कभी कभार हमको ये वाला दे देता है। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन ना देके उसका जो नोमेनक्लेचर नाम है, उस नाम को हमको यहाँ पर कभी कभार दे देता है। तो कुछ जो ऐसे होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, जिंक सल्फेट, जिंक मतलब Zn, सल्फेट मतलब SO4, ZnSO4। तो कुछ है जिनको आपको याद करना पड़ेगा। और ये जो नोमेनक्लेचर है ना, ये तो भाई 12th निकल जाओगे फिर भी कुछ ना कुछ केमिकल, 2 एलिमेंट है मिला दिए, बहुत सारे नए हैं, उनका आपको नोमेनक्लेचर, नामकरण आपको करते रहना पड़ेगा। 12 के बाद भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ है जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। बस ये बताना मेरा मकसद था, एक्स्ट्रा नॉलेज था ये। हमको यहाँ पर मेन चीज क्या है, बैलेंसिंग करना है हमको। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट साइड है, PRODUCT, प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, और बीच में मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, बीच में। ठीक है, एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। तो कौन कौन सा एलिमेंट है, Zn है, जिंक है, H2 मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, Zn था, लिख लिया, हाइड्रोजन है, लिख लिया।
और क्या है, हाइड्रोजन हो गया। S मतलब सल्फर, सल्फर है, लिख लिया। सल्फर के बाद क्या, ऑक्सीजन है, लिख लिया। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, इतने एलिमेंट हैं बस, ठीक है। तो जितने एलिमेंट थे मैंने लिख लिया। यहाँ जो है ना जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, वही चीज यहाँ भी है। कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर जैसे कि सिल्वर ऐसे कूद के आ गया, ऐसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट में है वही हमको प्रोडक्ट में भी मिलेगा, अलग से नया टाइप का हमको एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। दोनों साइड वही है, 1 2 3 4 4 ही चीजें दोनों साइड देख लो, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा कि इसको लॉक करना है, क्योंकि इसके अंदर में कोई हमको छेड़ा नहीं करना है, कोई भी छेड़ा नहीं करना है। तो लॉक कर दो भाई, मैंने लॉक कर दिया, लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करें, लॉक होने के बाद अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड में इस तरफ Zn कितना है, एक ही है, Zn एक है, ठीक। हाइड्रोजन कितना है, H2 दो हाइड्रोजन। सल्फर S कितना है, सिर्फ एक ही S है, 1 लिख दिया मैं। उसके बाद ऑक्सीजन O4 4 ठोक O4। अब उधर आते हैं प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। Zn कितना Zn है, Z एक ही Zn है, लिख लिया हम लोगों ने 1। हाइड्रोजन कहाँ पर है, इधर है, हाइड्रोजन कितना है, H2 2 हाइड्रोजन, लिख लिया। सल्फर S कितना है, एक ही S है, लिख लिया। ऑक्सीजन O4 कितना, O4 4 ऑक्सीजन, लिख लिया, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हमको ये चेक करना है कि नंबर जो है अलग अलग है तो नहीं, और अगर अलग अलग नंबर है तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, जिंक इधर 1 उधर भी 1, जिंक बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। सल्फर 1 बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 बैलेंस है। मतलब इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट है उतने ही प्रोडक्ट में सेम टू सेम एलिमेंट है, ठीक है, बराबर है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा चीज एग्जाम में आ जाए ना, 100 आउट ऑफ 100 तुम लोग लाओगे, है ना, इसमें कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन है पहले से, ठीक है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से बैलेंस्ड है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, अगला देखते हैं, चलो। अगला इक्वेशन क्या है, सेकंड देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2, ठीक है, 340 ATM क्या देगा, CH3OH, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में, इस केमिकल इक्वेशन में नीचे G दिया हुआ है, GGL, है ना। ये पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन में एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि G मतलब गैस, यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। H2 हाइड्रोजन जो है वो भी क्या है, G लिखे नीचे में, वो भी गैस के फॉर्म में है। और ये CH3OH L दिया हुआ है, L CH3OH क्या है, L मतलब लिक्विड, वो लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 340 ATM। तो ये कुछ नहीं है, जब भी एरो दिखते हैं ना, एरो, तो एरो में ऊपर नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशंस लिखते हैं, ठीक है, कि कौन से कंडीशन में ये जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे प्रोडक्ट में। तो यहाँ क्या लिखते हैं, सिर्फ कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो सकता है, कुछ प्रेशर हो सकता है, जैसे कि ये 340 ATM, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो 340 क्या है, एक प्रेशर है, ठीक है। कभी कभी हम लोग हीट का बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगल, याद है समोसा वाला मैंने बताया था, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का निशाना बनाते हैं। कभी कभी हम लोग सनलाइट लिखते हैं, कभी कुछ और लिखेंगे, कभी टेम्परेचर लिख देंगे, ठीक है, ये तो प्रेशर लिखे हैं, कभी वही 340 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिख देंगे, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस यहाँ पर हम लोग शो करते हैं एरो में, कि इस कंडीशन में ये दोनों जो है मिल के ये बनेगा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर दिया है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। जब बच्चों आप लोग क्लास 11-12 में पहुंच जाओगे तब थोड़ा ये मीनिंगफुल बनेगा, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, एलिमेंट लिखना है, ELEMENT एलिमेंट लिखते हैं, लिख दिया। इधर क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, उस पर क्या रहेगा हमारा
प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट है। देखो कार्बन है, लिख दिया कार्बन। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, लिख दिया ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन है, लिख दिया हाइड्रोजन। बस तीन ही चीज़ें यहाँ पर, तीन ही एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा अब चलो नंबरिंग करते हैं ना। नंबरिंग करने से सबसे पहले मैंने स्टेप क्या बताया था कि इसको लॉक करना है। क्या करना है, लॉक करना है। CO को पकड़ के डब्बे में डाल दो। ठीक है, अच्छा स्कूल में ऐसा नहीं सिखाते होंगे मेरे ख्याल से, ये मैं अपना मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे ना अंदर में छेड़छाड़ कर देते हैं, जो कि हमको नहीं करना है। नंबरिंग करना है, जो भी अंदर में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है डब्बे के बाहर में करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है डब्बे के अंदर में। इसीलिए मैंने यहाँ पर डब्बा लॉक करके मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। चलो एलिमेंट कार्बन, रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितने हैं, सिर्फ एक ही कार्बन है, देख लो और कहीं नहीं है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन। ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन H2 दो हाइड्रोजन। ठीक, अब आते हैं प्रोडक्ट साइड में। कार्बन एक ही कार्बन है, ऑक्सीजन सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन है, देख के बताओ, 1 2 3 4 5 6 कितना है, H3, या यहाँ पर एक सिंगल H है। कौन सा हाइड्रोजन लेंगे, ये 3 वाले लेंगे कि सिंगल वाले लेंगे, भाई दोनों लेंगे ना। टोटल हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर H3 और एक सिंगल H 3 और एक 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन टोटल लेने ना, हमको पूरा लेना है। ऐसे कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर इसको लूँ कि इसको लूँ, नहीं बच्चा, दोनों लेना है, दोनों कंबाइन करके लेना है। 3 ये एक ये, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिख दिया। अच्छा जी, तो देखो अब कार्बन एक एक सिंगल सिंगल, ऑक्सीजन एक एक बराबर है, वो भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। हाइड्रोजन बस अनबैलेंस्ड है, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो इसको क्या करना है, मुझे 4 बनाना है। ये दोनों तो बैलेंस है, इसको क्या बनाना है, 4 बनाना है। किसको, हाइड्रोजन को। तो अंदर में ऐसे 4 लिख दूं, चलेगा, नहीं चलेगा सर, अभी आप ही ने तो बताया था कि डब्बे के अंदर कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो H2 लिखा था उसको वैसे ही रहने देना है, हमको फिर भी क्या करना है, 4 बनाना है, अंदर कुछ नहीं लिखना है ना, ऐसे गलती मत करना अंदर में। तो क्या करना है, हमको 4 बनाना है, यहाँ सामने 2 लिख दिया, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4। तो हाइड्रोजन यहाँ पर इस टेबल को मैं अपडेट कर देता हूँ, बन गया हाइड्रोजन 4। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया। कार्बन कार्बन बराबर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर, हो गया, खत्म, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गए, बैलेंस हो गया, वी हैव डन। ठीक है, बैलेंस हो चुका है। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके लिखो, हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 1 2 3 मिटा रहा हूं ना। चलो अगला वाला रिएक्शन देखते हैं। नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, Fe प्लस H2O क्या बना रहे हैं, Fe3O4 प्लस H2, ये हमारे पास इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, Fe मतलब क्या होता है, आयरन। Fe मतलब आयरन। ठीक है, एक्चुअली ये एक फॉरेन यूरोपियन वर्ड है, फेरस। आयरन को यूरोप में क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं, FERROS, फेरस कहते हैं। ठीक है, तो आयरन को वहां पर फेरस कहते हैं, इसीलिए आयरन IRON, आयरन को इन लोग क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं, Fe जैसे सिंबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आयरन है ना। और H2O पानी, पता होगा, पानी बिना हर चीज सून। Fe है, H2O है, ये फेरस ऑक्साइड है, और ये क्या है, H2 हाइड्रोजन गैस, ये फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले बीच में क्या लिखते हैं, एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट लिखते हैं। इधर रिएक्टेंट लिखेंगे, उस पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है देख लें, क्या Fe है, लिख दिया Fe। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, लिख दिए हम लोग हाइड्रोजन एलिमेंट। उसके बाद ऑक्सीजन भी है, लिख दिए। ठीक है, अब चाहे यहाँ से देख के लिखो, वहाँ से देख के लिखो, जितने एलिमेंट है वही चीज़ होंगे, है ना। अब यहाँ पर Fe लिखे हैं, तो यहाँ पर एक बार और Fe मत लिख देना। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों, कि इसको लॉक करो, बंद कर दो इसको डब्बे में।
ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसके अंदर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसको पकड़ो, डब्बे में लॉक कर दो, ठीक है, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिए इस चीज़ को। अब उसके बाद लिखते हैं कितने कितने रिएक्टेंट पे नंबर ऑफ एलिमेंट है और कितने प्रोडक्ट में है। Fe यहाँ एक ही है, लिख दिया एक। हाइड्रोजन H2 दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन एक, क्लियर है, 1 2 1, देख लो बैलेंस करके, ठीक है। उस पर आते हैं Fe3 तीन है यहाँ पर। हाइड्रोजन H2 दो हाइड्रोजन है, लिख लिया। उसके बाद ऑक्सीजन O4 चार ऑक्सीजन, लिख दिया मैं, ठीक है, इस चीज़ को मैं लिख दिया। अब क्या करना है? बैलेंस करना है, देखते हैं क्या क्या है। देखो बच्चों कि हाइड्रोजन जो है ना, टू हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन Fe जो है इधर 1 है इधर 3 है, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 4 है, बैलेंस नहीं है, हमको बैलेंस करना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जो बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले किसको बैलेंस करना चाहिए? ये Fe वाले को या ऑक्सीजन को? किसे बैलेंस करना है? Fe को या ऑक्सीजन को? ठीक है, याद रखो बच्चों, हमको जो सबसे बड़ा डिफरेंस हमको जिसमें दिखते हैं ना, उसी को सबसे पहले हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। फिर से बोल रहा हूं, जिस एलिमेंट में सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वल बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें 1 है 3 है, इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें 1 है और 4 है, इनका डिफरेंस कितना है? 3 का है। तो ऑक्सीजन में ज़्यादा डिफरेंस है ना, Fe में कम डिफरेंस है, तो दोनों को कंपेयर करूंगा, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा डिफरेंस है उसको सबसे पहले अपन बैलेंस करेंगे। तो चलो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में क्या बनाना है? 4 बनाना है यहाँ पर, तो रिएक्टेंट साइड में ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 बनाना है। अंदर में 4 लिख नहीं सकते, तो कहाँ लिखेंगे? 4 सामने लिखेंगे, अंदर में नहीं लिखेंगे ना, कहाँ लिखेंगे? सामने में लिखेंगे 4। तो अब देखो इसको अपडेट करते थोड़ा, क्या क्या बन गए? देखो ऑक्सीजन कितना बन गया? ऑक्सीजन के सामने 4 है, तो ऑक्सीजन बन गया 4। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया? देख लो, 4 2 जा 8, H2 लिखा है ना, तो 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हाइड्रोजन हो गया। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन बिगड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस, ये दोनों हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया। अब बाकी ये, इसमें इन दोनों में डिफरेंस इसका ज़्यादा है, इन दोनों में डिफरेंस इसका ज़्यादा है, क्योंकि देखो इनमें 1 और 3 है, 2 का अंतर है। हाइड्रोजन है 8 और 2 है, 6 का अंतर है। कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले अपन बैलेंस करेंगे, ना कि Fe को, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ 8 है, यहाँ कितने? 2 है, यहाँ भी कितना बनाना है? 8 बनाना है। कितना बनाना है? 8 बनाना है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ क्या बनाना है? 8 बनाना है। जैसे यहाँ 8 है वैसे यहाँ भी 8 बनाना है। तो ये 2 है, 8 बनाना है, सामने 4 लगा दो, 4 2 जा 8 हो गया, खत्म 8, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 बनाना है ना, तो सामने 4 जोड़ दो, तो 4 2 जा 8 बन गया 8। तो ऑक्सीजन भी 4 4 बैलेंस, H भी 8 8 बैलेंस। बारी किसकी है? Fe की बारी है। इधर कितने? 3, इधर कितना? 1। तो कितना चाहिए? इधर 3 चाहिए। कितना चाहिए? 3 चाहिए। Fe में 3 चाहिए, रिएक्टेंट साइड में 3 चाहिए, तो ये रिएक्टेंट साइड यहाँ पर 3 चाहिए, 3 लगा देता हूँ, हो गया Fe 3। ये 3 लगाया, H और O तो अनइफेक्टेड रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं किया उसमें। Fe में भी बस छेड़छाड़ किया, तो 3 लगा दिया, हो गया 3 3 8 8 4 4, हो गया बैलेंस, खत्म, बैलेंस हो गया। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स क्या देगा हमको? Fe3O4 प्लस 4H2। ये बैलेंस्ड वाला है, सामने जो नंबर लिखे ना ये बैलेंस्ड वाला है, और हमारा ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अच्छा एक मैं बता दूं, ये जो इक्वेशन है ये रस्टिंग ऑफ आयरन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? रस्टिंग ऑफ आयरन का इक्वेशन है। 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 4H2, ये किसका है? बैलेंस्ड है। यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि ये जो इक्वेशन अभी काम आने वाला है, ठीक है। 3Fe 4H2O, ठीक है, Fe3O4 और हाइड्रोजन कितना है? 4। ये इक्वेशंस अभी काम आने वाला है, अभी हम पढ़ने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन बैलेंस। एक और बाकी है, लिखो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके जल्दी उतारो इसको।
चलो 3, 2, 1, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। कहाँ गया? फोर्थ वाला देखते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O H2O मतलब पानी जो हम पीते हैं, H2O। तो सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल क्या करेगा? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है AQ एक्वस है, G मतलब गैस होता है, L मतलब लिक्विड होता है। एक्वस मैंने बताया था ना, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट अगर वो पानी के साथ मिक्स्ड है, पानी के साथ मिला हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं, ठीक है। वो पानी के साथ मिला हुआ है तो क्या है? वो एक्वस है। तो चलो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। ये सनलाइट है, ये मालूम है किसका इक्वेशन है? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। एक्चुअली ये प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। लिख दूं क्या मैं? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस का ये केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर लिखा हुआ है। किस में होता है? डेफिनेटली प्लांट में होता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट में होता है, सिर्फ प्लांट नहीं कहेंगे, प्लांट भी तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो ग्रीन प्लांट में होता है, और ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और जो प्लांट ग्रीन नहीं है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ कंडीशन में क्लोरोफिल लिखा हुआ है, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये कंडीशंस अप्लाई होता है। अगर यही नहीं है तो नहीं होगा। और आपको मालूम होगा फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब उस प्लांट को क्या मिले? सनलाइट मिले, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है। अच्छा जी, तो क्या है? हम O2 लेते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो हम जो छोड़ते हैं वो सीधा किसके पास, कौन लेता है उसको? प्लांट लेता है ना। प्लांट लेता है, और जो प्लांट है वो जमीन के अंदर से वाटर लेता है, ठीक है। तो प्लांट जो है CO2 और वाटर ले रहे हैं, और लेने के बाद सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है? वो अपना फूड बनाता है ना। प्लांट जो है अपना खुद का फूड प्रिपरेशन करता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये H2O मतलब वाटर है, ये C6H12O6 है, ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज। एक चम्मच खाते ना अपन, या ग्लूकोज वाला पानी पीते हैं, ये ग्लूकोज है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज करता है। और H2O वो पानी भी रिलीज करता है कभी कभार नहीं करता ही है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से, ठीक है। हम भी कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हम पसीना निकलता है ना, स्वेटिंग होता है, वो भी क्या है? हम बात कर रहे हैं, तो बात करने से भी हमारे मुंह से क्या निकलता है? CO2 निकलता है। और CO2 के साथ साथ क्या निकलता है? कुछ वाटर्स की ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं ना, भाप भी निकलता है, मतलब H2O पानी तो है वो। तो उसी तरीके से प्लांट जो है O2 ऑक्सीजन भी निकालता है, रिलीज करता है, और H2O भी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या क्या एलिमेंट है देख लेते हैं। ELEMENT एलिमेंट, एलिमेंट इधर क्या रहेगा? रिएक्टेंट, इधर क्या रहेगा? प्रोडक्ट। चलो देखते कौन कौन से एलिमेंट है मेरे पास। सबसे पहले कार्बन है, कार्बन लिख दिए। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है, लिख दिया ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन है, लिख दिया हाइड्रोजन। उसके बाद एक और ऑक्सीजन है, तो एक और ऑक्सीजन। ऐसा नहीं, एक बार ऑक्सीजन लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। एक ही बार लिखना है ऑक्सीजन को। चलो जी, अब देखते हैं उनका अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कार्बन कितने इधर देखते हैं? कार्बन एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन यहाँ पर O2, यहाँ पर एक O, तो ये O2 O, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, हो गया 3 ऑक्सीजन, ठीक है। O2 और O हो गया 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन H2 सिर्फ 2 ही है, सिर्फ 2 ही है। आता हूँ उस पर प्रोडक्ट साइड में। कार्बन कितने हैं? C6, और कहीं कार्बन है क्या? नहीं है, C6 कार्बन कितने हैं? 6 है। ऑक्सीजन कितने हैं? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है,
यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, कितना हो गया 6 3 9 9 हो गया है ना। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो 6 2 1 हो गया हमारा 9 ऑक्सीजन हो गया हमारा। ठीक है 6 7 8 9। हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 12 हाइड्रोजन है, H12 लिखे ना H12। यहाँ पर H2 2 हाइड्रोजन और है, यहाँ पर हो गए कितने 14 14 हाइड्रोजन। क्लियर है 14 हाइड्रोजन हो गया। तो ये हमारा प्रेजेंट कंडीशन था, हमने उस चीज़ को लिख लिया। अब क्या करना है हमको बैलेंस करना है। ठीक है ये बहुत ही टफ वाला है, कभी कभार हमको बच्चे इसको ना क्या करते हैं बहुत लेंदी हो जाता है, तो लेंदी ना हो करके कभी कभार बच्चे इसको रट के चले जाते हैं। ठीक है लेकिन फिर भी रटने के बाद मतलब रटना जो है फिर भी पता तो होना चाहिए ना कौन कौन से नंबर आने वाले हैं। ठीक है अभी तुम लोगों को मैं यहाँ इसको याद करा दूंगा, लेकिन फिर भी वो नंबर सामने जो लगाते हुए आया कहाँ से उसको अपन अभी देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा बच्चों, डब्बे में डालो, लॉक कर दो इस चीज़ को। ठीक है लॉक कर दो, सभी चीज़ को ऐसे लॉक कर दो। O2 को भी पकड़ के लॉक कर दो, H2O पानी उसको भी पकड़ के लॉक कर दो। ठीक है अब जो भी करना है डब्बे के बाहर करना है, डब्बे के अंदर हमको कोई भी चीज़ टच नहीं करना, छूना नहीं है। अच्छा अब मैंने क्या बताया था, किसको पहले बराबर करें 1 6 3 9 2 14, तीनों अनइक्वल है, बराबर नहीं है। ठीक है तीनों को बराबर करना है, लेकिन तीनों में सबसे पहले किसको करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो 1 6 इसमें सिर्फ 5 का डिफरेंस है, 3 9 6 का डिफरेंस है, 2 14 12 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 12 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम अपन इसको पकड़ेंगे, हाइड्रोजन को पकड़ेंगे। ठीक है अच्छा चलो बताओ प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 14 हाइड्रोजन है। ठीक है और रिएक्टेंट साइड में मात्र 2, कितने 2। तो क्या करें, कैसे करना चाहिए, हमको यहाँ भी 14 बनाना है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, तो कुछ नहीं है 7 लगा देता हूँ मैं। तो 7 2 14, 7 लगा देना, 7 2 14 हो गया 14। ठीक है लेकिन हाइड्रोजन को छेड़ने के चक्कर में 7 यहाँ पर लगा दिया तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया चेंज हो गया ना। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बन गए 7 ऑक्सीजन बन गए, 7 ऑक्सीजन के सामने 7 है, और यहाँ पर O2 2 ऑक्सीजन पहले से है तो 2 और यहाँ पर 7 हो गया, 7 + 2 9 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 9, कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है चलो हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन बराबर। अब बारी किसकी, कार्बन की बारी। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बारी किसकी है, अब बारी है कार्बन की बारी है। तो कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो कार्बन यहाँ भी 6 चाहिए मेरे को। कितना चाहिए 6 चाहिए, तो ये कार्बन है 6 जोड़ दिया मैं, है ना, यहाँ मैं 6 जोड़ दिया। तो यहाँ पर कार्बन कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। लाइन से देखते जाना, लाइन से देखते जाना, हो सकता है इसको वापस हमको छेड़ना पड़े फिर से। ठीक है देखो कार्बन यहाँ पर 6 हो गया, तो कार्बन को 6 करने के चक्कर में, कार्बन को 6 करने के चक्कर में क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन भी चेंज हो गया। ठीक है 6 O2 तो 6 2 12, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना 7 है सामने में 7 ऑक्सीजन, कितना हो गया 12 + 7 कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है 6 2 12, यहाँ 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर 7 हो गया 19, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 19। फिर अलग हो गया है ना, फिर अलग हो गया। तो ये कार्बन बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन फिर चेंज हो गया। तो टेंशन नहीं लेना, फिर अपने को बैलेंस करना है। ये दोनों बराबर है, ये अनबैलेंस है, तो यहाँ पर हमको चेंज करना है। ठीक है क्या करना है चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 6 ऑक्सीजन है, कितने 6, यहाँ पर कितने 2, वहाँ पर कितने 1। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2, यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर 6 लिख दिया मैं, सामने में क्या लिख दिया 6 लिख दिया। तो 6 2 12 हो गया, 6 2 12 हो गया। तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 6 2 12, यहाँ 12, यहाँ पर 1, तो 12 + 6 हो गया 18 + 1 हो गया 19, हो गया 19। कितना हो गया 19 हो गया। क्लियर, यहाँ पर 19 हो गया, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस हो गया। ठीक है ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो एक बार चेक करते हैं, कार्बन कितने कार्बन है 6, यहाँ पर कार्बन है लिख लिया, 6 यहाँ भी 6 लिख लिया,
ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 6 × 12 प्लस यहाँ पर 7 हो गया 19। उस पर देखते हैं 6 ऑक्सीजन 6 × 12 प्लस 1 ऑक्सीजन 12 और 6 18 1 9 19 हो गया 19 बराबर हाइड्रोजन कितना हो गया 7 × 2 = 14 बराबर हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 12 उस पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 ठीक है कितना हो गया 14 बराबर क्लियर है हर चीज़ यहाँ पर बराबर हो गया ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया ये हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशंस क्या हो गया बैलेंस हो गया और ये हमारा आखिरी वाला था ना ठीक है बैलेंस हो गया। बट ये सबसे एक्सेप्शन केस है बच्चों इसको याद रखो इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में बताया ये बहुत ही एक्सेप्शन केस है। हमको दिख रहा है बैलेंस हो गया लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये पता लगाया कि एक्चुअल में ऐसे ही होता है कि नहीं होता हमने जब पता लगाया प्लांट में ग्रीन प्लांट में ऐसा नहीं होता ठीक है बैलेंस तो हो गया लेकिन हमको ऐसा कभी भी केमिकल इक्वेशन देखने को नहीं मिलता ठीक है। तो सर फिर कैसे करें इसको क्या करना है कुछ ऐसे केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशंस होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है ना। नॉर्मली हम लोग बैलेंस तो कर लिए बैलेंस हो चुका है लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंट से हमने ये पाया कि यहाँ पर 7 नहीं आएगा यहाँ पर 12 आएगा 6 है यहाँ पर 6 है ठीक है देखो 6 12 इसको छोड़ दो 6 याद रखो 6 12 6 इस चीज़ को याद रखो ठीक है। अब देख लो इसको बैलेंस करके भी देख सकते हो ठीक है। तो हमको एक्सपेरिमेंटली हमको ये नंबर हमको सामने हमको देखने को मिले थे इसलिए आपको ये नंबर आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है ये नंबर याद करने पड़ेंगे। तो देखो क्या हुआ कार्बन 6 है लिख दिए कार्बन 6 वहाँ भी कार्बन 6 है लिख दिए। अब बारी ऑक्सीजन की 6 × 2 = 12 यहाँ पर 12 ऑक्सीजन प्लस 12 यहाँ पर 12 हो गया 24 कितना हो गया 24 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। अब उसकी बारी भाई 6 ऑक्सीजन प्लस 6 × 2 = 12 हो गया ये हो गया 6 और कितना हो गया 12 + 6 18 + 6 हो गया 24 यहाँ भी 24 ऑक्सीजन हो गए। अब बारी किसकी हाइड्रोजन की हाइड्रोजन कहाँ पर यहाँ 12H2 12 × 2 = 24 हाइड्रोजन ठीक है लिख दिया 24 हाइड्रोजन। उस पर कितने हैं यहाँ पर H12 12 है और 6 × 2 = 12 H2 है ना 6 × 2 = 12 है तो 12 + 12 ये भी हो गया 24 ठीक है। तो यहाँ भी 24 हाइड्रोजन ठीक है बच्चों। तो याद रखना कुछ ऐसे केमिकल इक्वेशंस होते हैं जिनको हमको बैलेंस तो करना है लेकिन अपने मन मर्जी से जैसा हमारा टेक्निक है वैसे तो कर सकते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो भी हमारे पास जो नंबरिंग करते हैं वो हमको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलते हैं इसलिए आपको ये नंबर याद करने होंगे 6 12 1 6 6 नंबरिंग ठीक है। ये था आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। चलो बच्चों अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन सबसे पहले ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कुछ नहीं होता। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यहां पर क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन O2 यहां पर क्या करते हैं ऑक्सीजन का गेन करते हैं गेन ऑफ OXYGN ऑक्सीजन ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन को गेन करते हैं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन लिखते हैं जैसे कि मेरे पास कॉपर है ठीक है Cu है इसको मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया और रिएक्ट कराने से मुझे मिल रहा है CuO क्या मिल रहा है CuO कॉपर ऑक्साइड क्या बन रहा है कॉपर ऑक्साइड ओके। चलो बैलेंस करना है ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 1 इसको 2 बनाए चलो सामने 2 लिख दो तो कितना ऑक्सीजन हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया यहाँ भी 2 ऑक्सीजन लेकिन 2 करने के चक्कर में कॉपर Cu कितना बन गया 2 कॉपर कितना हो गया 2 तो कॉपर को भी यहाँ पर सामने 2 बना लो है ना। अंदर में कुछ नहीं करना है सामने करना है ये बैलेंस हो गया ठीक है। तो बैलेंसिंग तो अभी सीख चुके हैं।
तो हमको यहाँ पर पढ़ना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो समझो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर जो है प्लस ऑक्सीजन, कॉपर जो है ऑक्सीजन को ले रहा है, गेन कर रहे हैं, तो कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो गेन करने से क्या बन गया, ऑक्साइड बना लिया, वो अपना ऑक्साइड बना लिया, कॉपर ऑक्साइड, CuO, क्या है CuO, कॉपर ऑक्साइड, वो क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को गेन किया और क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखोगे, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन टू गेट ऑक्सीडाइज, यहां चमक रहे, टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, लेता है। क्या लिख दिया ऑक्सीजन की स्पेलिंग, OXYGEN, ऑक्सीजन। ठीक है, मैं भी स्पेलिंग लिख दिया था। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीजन को गेन करता है, लेता है और क्या बन जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो है ऑक्सीजन को गेन करता है और गेन करने से वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसी ऑक्सीजन को गेन करके ऑक्सीडाइज होने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टकट में गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन को यहाँ पर लेते हैं और लेने से क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, ये अपना ऑक्साइड बना लिया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। अब सेकेंड वाला जो टर्म है वो हमारा रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, कम हो जाना। ठीक है, यहां पर तो गेन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में गेन करता है, रिडक्शन में लॉस करता है। ठीक है, देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा इसका मैं सबसे पहले डेफिनेशन से पहले मैंने कुछ एग्जांपल बता देता हूं मैं, उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं होता क्या है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि मेरे पास इसी के एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट कराता हूं। क्या करूंगा मैं, इसको मैं हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कॉपर में जो ऑक्सीजन है, तो कॉपर जो है उसके पास ऑक्सीजन है, तो कॉपर जो है ऑक्सीजन को लॉस कर देगा, अकेला बस कॉपर बस बचेगा, Cu बस बचेगा। यहां से ऑक्सीजन निकल गया, क्या हो गया, निकल के H2 को दे दिया। ठीक है, H2 और ये O बन गया H2O, पानी बन जाएगा H2O। ठीक है, तो देखो CuO, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब ये क्या हो गया, अकेला हो गया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन टू गेट, यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे, टू गेट क्या बनाते थे, यहां पर ऑक्सीडाइज्ड, यहां पर लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, लूज कर रहे हैं ना, टू गेट क्या बनेगा, डीऑक्सीडाइज्ड, एंड दिस प्रोसेस
इज नोन एज क्या, रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया इसके पास, लूज कर दिया, तो ये होता है हमारा रिडक्शन, लूज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर गेन करता है, यहाँ पर लूज करता है, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, इन तीनों का मिक्सचर, चलो इसको पहले लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसको लिख लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके लिख लो। 3, 2, 1 मैं मिटा रहा हूँ अब मैं। तो बच्चों कभी कभार क्या होता है, किसी इक्वेशन में कोई हमारे पास इक्वेशन रहता है, कभी कभार हमको उसी सिंगल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी देखने को मिलता है और उसी इक्वेशन में हमको रिडक्शन भी देखने को मिलता है, रिडक्शन प्रोसेस। तो दोनों अगर एक साथ दिखता है, दोनों प्रोसेस अगर एक साथ होता है, चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर हमको ऑक्सीडेशन प्रोसेस के साथ साथ उसी इक्वेशन में रिडक्शन प्रोसेस भी हो, रिडक्शन प्रोसेस भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन प्रोसेस भी हो, अगर दोनों एक साथ होता है तो ऐसे इक्वेशन को रेडॉक्स इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स इक्वेशन कहते हैं, रेडॉक्स इक्वेशन या रेडॉक्स रिएक्शन भी लिख सकते हैं, इक्वेशन के रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एक प्रकार का रिएक्शन था, रिडक्शन एक प्रकार का रिएक्शन था, अब एक नया आ गया रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। नाम देके डरना नहीं, नाम देके डरना नहीं, ठीक है, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। देखो रेडॉक्स आया कहाँ से, रेड, रेड मतलब ये देखो रिडक्शन का RED और ऑक्सीजन का OX बन गया रेडॉक्स, ठीक है, रिडक्शन का RED, ऑक्सीजन का OX, रेडॉक्स बन गया, अलग से कुछ नहीं है, खतरनाक नाम नहीं है, दोनों को पकड़ के बना दिए। क्यों, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली होता है, तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस हैपन्स क्या, साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो दिस प्रोसेस नोन एज रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो मैंने लिखा था यहाँ पर एग्जांपल, रिडक्शन वाला एग्जांपल लिखा था, क्या लिखा था, मेरे पास CuO था, उसको मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, जिससे क्या बना, कॉपर अलग हो गया और H2O मेरे को वाटर वहाँ से अलग मिला, मेरे को वाटर वहाँ से अलग मिला, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया, अभी नोटिस होगा। देखो ये जो था CuO और यहाँ पर Cu, तो CuO और ये Cu, तो यहाँ से यहाँ आने में देखो क्या हुआ, पहले CuO था, अब क्या है, Cu है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये Cu जो है उसने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन प्रोसेस हुआ, है ना। पहले CuO था, अब केवल Cu है, मतलब ये Cu में से ऑक्सीजन निकल चुका है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुका है, तो ये प्रोसेस क्या कहेंगे, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन पहले H था, पहले H2 था, लेकिन अब क्या बन गया, H2O बन गया। पहले H2 था, अब क्या बन गया, H2O बन गया, मतलब H2 ने ऑक्सीजन ले लिया, है ना, H2 था, अब H2 में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ऐड हो गया, है ना, H2 में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड करा दिया, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऐड होने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो देखो एक इक्वेशन तो एक ही है, लेकिन इसमें दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, इसीलिए इस इक्वेशन को ना ही हम लोग रिडक्शन कहेंगे, ना ही हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, इसका एक और कॉम्बिनेशन वाला नाम आ गया, रिडॉक्स, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, चलो इसको लिख लो जल्दी से, इसका डेफिनेशन तो लिख लोगे ना, ठीक है। जब दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं तो वो बन जाता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, लिख लो जल्दी से, हो गया। 3, 2, 1 मिटा रहा हूं मैं। अब बच्चे एक टॉपिक बच गया, वो टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन और रेंसिडिटी। चलो उसको एक साथ डील करते हैं, जल्दी समझ में आएगा।
यहाँ पर कोरोजन लिख रहा हूँ और यहाँ पर अपन देखेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ठीक है, दोनों को एक साथ समझते हैं। चलो, कोरोजन कोई सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नमी, मतलब H2O, पानी, भाप, है ना। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, या फिर कभी कभार एसिड रेन होता है, तो एसिड रेन होता है तो क्या होगा, एसिड होगा हमारे आसपास, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, लेकिन होगा ना, ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कभी कभार मॉइस्चर होते हैं, कभी कभार एसिड होता है। तो ये जो मॉइस्चर, एसिड है और भी बहुत सारे कुछ न कुछ गैसेस होते हैं, तो ये सब क्या कहते हैं, दूसरे सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करके उसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज बना देते हैं, है ना। उसको क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, कोरोजन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। लोहे को अगर हम लोग ऐसी खुले में रख देंगे, ठीक है, खुले में रख देंगे, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे तो उसमें एक अलग से एक लेयर चढ़ जाता है, और वो लेयर क्या है, ऑक्सीडाइज्ड लेयर है। मतलब लोहा जो है, आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, H2O है, वाटर है, उसके साथ मिक्स होके एक ऑक्सीडेशन फॉर्म कर दिया है, एक अलग से लेयर बना दिया है, ठीक है, जो हम उसको क्या कहते हैं, जंग कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। दोनों अलग अलग है ना, लेकिन एग्जाम्पल है, कोरोजन के एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जैसे कि मेटल गेट अटैक्ड बाय, कौन अटैक करता है उस पर, अटैक्ड बाय मॉइस्चर, कोई मॉइस्चर आ गया उसमें, ठीक है, मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, है ना, और एटसेट्रा लिख रहा हूं, और भी बहुत सारे कुछ गैसेस हो सकते हैं, ठीक है। मेटल गेट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, and form a oxidized layer, एक लेयर बना लेता है, वो एक ऑक्सीडाइज्ड लेयर बना लेता है, ठीक है। एंड इस प्रोसेस इज नोन एज क्या कहते हैं, कोरोजन। क्या कहते हैं इसको, कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन का इक्वेशन मालूम है ना, अभी जस्ट इसके पहले देखे थे। रस्टिंग ऑफ आयरन का इक्वेशन क्या है, Fe+H2O, क्या बनेगा, मॉइस्चर है ना, H2O क्या मॉइस्चर है, क्या बनेगा, Fe3O4 + H2 गैस वहां से निकले, ऐसे पढ़े थे ना। ये हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन का इक्वेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन का इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है कोरोजन में, और क्या क्या देखे हो भाई, ठीक है, क्या देखे हो, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, अगर इसको देखोगे, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर क्वेश्चन पूछ दिया क्या होगा, वही है, ये जो डेफिनेशन है ना वही लिख देना, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, थोड़ा ब्राउन लेयर जो है आयरन पे, आउटर लेयर में एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंग लग गया कहते हैं, रस्ट हो गया कहते हैं, ठीक है। तो एक ब्राउन कलर का एक लेयर जम जाता है किसके, लोहे के ऊपर में, उसे क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। और एग्जांपल बताओ, और एग्जांपल, ये पहला नंबर एग्जांपल हुआ, एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल ले लो। हमारे पास सिल्वर में ब्लैक कलर्ड ऑन सिल्वर में भी क्या होता है, कभी कभार ब्लैकिश टाइप का कुछ कलर उसमें ना लग जाता है, वो भी क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया है, वो भी एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑक्सीजन रखे हुए हैं उस साथ वो मिल चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, ठीक है, ये हो गया। अब इससे बचा कैसे जाए, कैसे बचा जाए, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ क्या, मैं इसको मिटा देता हूँ मैं, इससे अब बचा कैसे जाए। अब भाई कोई भी चीज़ है वो तो ऐसे नॉर्मली बाहर में ऐसे पड़ा रहता है ना, अब एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी चीज़ें, उससे अब बचे कैसे, इसका प्रिवेंशन क्या है, बताइए सर जी, बचाना कैसे है हमारे सामान को, प्रिवेंशन
कैसे हम अपने आप को नहीं, मतलब मेटल्स वगैरह को, जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको कैसे हम बचा सकें, प्रिवेंशन कैसे हम उसको बचा सकें, कैसे करें। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन है, हो रहा क्या है यहाँ पर, क्योंकि मेटल है और एनवायरनमेंट है, मतलब उसमें मॉइस्चर वगैरह है ना, दोनों कांटेक्ट करते हैं तब ये प्रोसेस होता है। तो कुछ सोचो, अगर दोनों को कांटेक्ट होने ही ना दे तो दोनों के बीच में कुछ एक नया लेयर, कुछ अलग सा चीज हम लोग ला के रख दे तो दोनों का कांटेक्ट होगा ही नहीं। तो अगर दोनों कांटेक्ट होंगे नहीं तो कोरोजन होगा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों के बीच में हमको कुछ एक लेयर लाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोटिंग ऑफ सरफेस को हम लोग क्या कर देंगे, कोट कर देंगे। कोट मतलब एक लेयर चढ़ा देंगे। कोटिंग करना मतलब क्या होता है, एक लेयर चढ़ाना, ठीक है। कोटिंग ऑफ सरफेस, ठीक है। कैसे हो सकता है, अपन पेंट कर दें। सरफेस में एक लेयर चढ़ाना है तो क्या हो सकता है, या तो हम पेंट वाला लेयर चढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग ऑयल एंड ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर एक ऑयल चढ़ा सकते हैं, कोई ग्रीसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई प्रिवेंट हो जाएगा ना, प्रिवेंट हो जाएगा। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये सर बड़ा सा कुछ नया वर्ड आ गया, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, जो बोलते भी नहीं बनता। ये पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे, 10th में ही है और 11th-12th में भी है अगर आप साइंस लोगे तो ये एकदम डीप में पढ़ोगे, ठीक है। बट ये है प्रिवेंशन में है, ऐसा याद रखना। तो हमने क्या पढ़ा, कोरोजन पढ़ा। कोरोजन क्या होता है, मेटल जो है, मेटल गेट अटैक्ड बाय मॉइस्चर एंड एसिड एंड सम गैसेस, इसलिए एटसेट्रा लिख दिया, एंड फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड लेयर, और एक ऑक्सीडाइज्ड वाला लेयर फॉर्म कर देता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ब्लैक कलर्ड ऑन सिल्वर हो गया। एक और एग्जाम्पल लिखना है क्या, एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जो तांबा होता है ना, तांबा हमारे घर में, कॉपर, उसमें भी अगर ऐसे खुले में रख दोगे तो उसमें भी हल्का सा ग्रीन कलर, उसमें ग्रीन हो जाता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, ग्रीन कलर्ड ऑन कॉपर, तांबे में भी क्या हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। तो एक तीसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इससे बचा कैसे जाए प्रिवेंशन, हमने यहाँ पर देखा कि क्या करना है, कोटिंग कर देते हैं उसके सरफेस में, जिससे दोनों जो है कांटेक्ट में ना आए, मतलब हमारा मेटल और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट है दोनों कांटेक्ट में ना आए, उनके बीच में कोई एक लेयर चढ़ा देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोटिंग। तो हो सकता है वो पेंट का लेयर हो, ऑयल और ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, है ना, और गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि मेटल में एक दूसरे मेटल का अपन एक कोटिंग कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं दूसरे मेटल का, ठीक है। अब बोलोगे सर वो भी मेटलिश है, वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जंग लग सकता है उसमें भी। तो हम ऐसा वाले मेटल का हम कोटिंग करेंगे, ऐसे मेटल का करेंगे जिसमें रस्टिंग बहुत ही कम होती हो, बहुत रेयर केस में होती हो, ठीक है, उसमें अपन कोटिंग कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल है जिंक का, जिंक की अपन ऊपर में लोहा है, लोहे के ऊपर में अपन जिंक कोटिंग कर देंगे, ठीक है। जिंक क्या है, वो भी ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन हमारे ऐसे नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर जो होते हैं, उसमें आसानी से कोरोजन उसमें नहीं लगता। तो अपन क्या करते हैं, जिंक की ऊपर में ऐसे एक लेयर चढ़ा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, अंदर का जो दूसरा मेटल है वो बच जाएगा। ये होता है हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कोरोजन, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से लिखो, हो गया, चलो मिटा रहा हूं मैं। अब बच्चों अपन अगली बारी है, या फिर बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या, रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या होता है, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो जाहिर सी बात है ऑयल एंड फैट उसमें प्रेजेंट तो होता ही है, ऑयल और फैट तो प्रेजेंट तो होगा ही, ठीक है। ऑयल, अब घर में खाना बनाओ या जैसे दुकान में जो चिप्स के पैकेट मिलते हैं या कोई खाने वाला कोई फूड आइटम मिलता है, सभी में ऑयल ही रहता है, ऑयल से बनता है। फैट,
अब बोलोगे सर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, उसमें फैट कहाँ से आ गया? कोई भी अगर चिप्स वगैरह या चिप्स ही खाते हो तो चिप्स वेजिटेरियन में आते हैं ना। अब उसके पीछे पैकेट में ना देखना इंग्रेडिएंट में या फिर उसमें लिखा रहता है ना पर 100 ग्राम में कितना क्लोरीन है, कितना कैल्शियम है, कितना विटामिन है ना। उसमें देखना फैट वगैरह भी लिखा रहता है, सैचुरेटेड फैट वगैरह ऐसा करके लिखा रहता है, तो उसमें फैट होता है। घी खाते हैं हम लोग, घी में बहुत सारा फैट होता है, घी का अलग से पैकेट आता है ना, है घी तो ऑयल भी है, उसमें फैट भी आता है। तो कोई भी फूड आइटम उसमें तो ऑयल और फैट तो होता ही है, ऑयल और फैट होता ही है, ठीक है। तो ये जो ऑयल और फैट जो होता है किसी भी चीज में, अगर ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, मतलब एटमॉस्फेयर में वही मॉइस्चर वगैरह है उसके कांटेक्ट में आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसमें से गंध दुर्गंध आने लगेगी, बदबू आने लगेगी, स्मेल आने लगेगा, ठीक है। तो बोलते हैं ना खाना खराब हो गया। तो ऐसी अगर कोई फूड आइटम ऐसी बाहर रखा हुआ है, हाँ बाहर रखा हुआ है फूड आइटम, तो कुछ देर बाद नहीं, आज के जो खाना है कल खा लोगे क्या? ऊपर से जैसे मान लो गर्मी का सीजन है तो खाना तो जल्दी खराब हो जाता है, मालूम होगा। आज का खाना कल शाम तक गया खराब हो जाता है ना, उसमें से स्मेल आने लग जाएगा, फंगस लग जाएगा उस चीज़ में, क्लियर है ना। तो क्या होगा, रेंसिडिटी क्या है, एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है जिसमें ऑयल एंड फैट ऑफ फूड आइटम गेट ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ऑयल एंड फैट ऑफ फूड आइटम्स, कोई भी फूड आइटम है उसमें ऑयल और फैट होता है, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कहाँ से होगा, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में जो हवा में जो मॉइस्चर है उससे क्या हो जाएगा, वो उससे रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड गेट वेरी बैड टेस्ट, ठीक है। उसका जो टेस्ट है बहुत खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्ट बहुत खराब हो जाएगा। एंड ऑर्डर ऑल्सो उसका जो गंध जो बोलते हैं ना, गंध, ऑर्डर। देखो हम लोग यहाँ पर स्मेल भी लिख सकते थे, स्मेल मतलब होता है बदबू, स्मेल मतलब होता है बदबू, दुर्गंध, ठीक है। तो स्मेल जो है अच्छा वर्ड नहीं है, ऑर्डर अच्छा वर्ड है। ऑर्डर मतलब होता है गंध, ठीक है। अब गंध जो है वो दुर्गंध भी हो सकता है, सुगंध भी हो सकता है। ऑर्डर मतलब गंध, अगर वो दुर्गंध है तो उसको स्मेल बोलेंगे, और वही गंध अगर सुगंध है तो फ्रेग्रेंस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या भी हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, वेरी बैड टेस्ट एंड ऑर्डर, उसका टेस्ट कड़वा खराब हो जाएगा, है ना। और उसका गंध जो है कहाँ गया रे, ऑर्डर भी है, क्या हो जाएगा, वेरी बैड, खराब हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रेंसिडिटी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब इससे बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन सर बचा कैसे जाए इस चीज को, रेंसिडिटी ना हो, उसके लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। पहला क्या करेंगे, सबसे पहला काम है बेटा कि हम क्या करेंगे, इनर्ट गैस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इनर्ट गैस, यूजिंग ऑफ इनर्ट गैसेस का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा है एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का भी हम लोग यूज करेंगे। कैसे भाई, देखो मालूम होगा इनर्ट गैस क्या होता है। इनर्ट गैस ऐसे गैस होते हैं जो कभी भी दूसरे किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कभी भी किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते,
तो जैसे फूड का पैकेट है, उसके अंदर जैसे चिप्स ही ले लो भाई, 10 रुपये का इतना बड़ा चिप्स लाते हैं, अंदर में हवा ही हवा रहता है, पता नहीं पैसा चिप्स का देते कि हवा का देते हैं। देखो चिप्स के अंदर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे गैसेस हम रखते हैं जो कि फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करते और फूड आइटम को क्या करते हैं, सेफ रखते हैं, है ना। और जनरली हम लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस ही इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस का ही यूज़ करते हैं उस चीज़ में, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एयर टाइट सील, ठीक है। अगर कोई भी हम लोग खाना फूड आइटम रखे हैं तो कुछ ऐसे कंटेनर में रखेंगे जो क्या हो, एकदम एयर टाइट हो, उसके अंदर में हवा पास भी ना हो, एयर टाइट एकदम सील कर दे, उसमें हवा पास भी ना हो, तो बाहर का मॉइस्चर वाला अगर हवा अंदर जाएगा नहीं तो खराब कैसे होगा वो फूड, रेंसिडिटी कैसी होगी। अब बोलोगे सर जब बंद करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हवा होगा, मॉइस्चर होगा, तब तो वो उतना हवा भी खराब कर सकते हैं, है ना, ऐसा भी डाउट नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, एयर टाइट सील जब हमको करना है उस समय जो हमारा फूड आइटम होगा वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, एकदम गरम गरम होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठीक है। उस समय तुरंत हमको एयर टाइट करना है ताकि जब उसको यूज करना है, कंज्यूम करना है, उस समय तुरंत उसको खोले। तो उस समय गरम गरम वाली चीज में जो एटमॉस्फेयर में जो भी चीज रहता है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता, इसीलिए एकदम फ्रेश रहेगा, तभी हम उसको क्या करेंगे, एयर टाइट करेंगे। तो कुछ प्रिवेंशंस हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और रेंसिडिटी को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है कि उस फूड पैकेट में देखे होंगे, जिस चीज़ के पैकेट में पीछे अगर देखना तो उसमें लिखा रहता है कि इसमें नाइट्रोजन गैस भी यूज़ किया गया है और भी बहुत सारे कुछ गैस हो सकते हैं और उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी डाला जाता है। थर्ड के बाद फोर्थ वाला एग्जांपल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ यूज़ करते हैं, जिससे एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडाइज ना होने दे, इसी क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, है ना। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज को रोके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक दे, है ना। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है फूड आइटम, तो कुछ ऐसा सब्सटेंस डालते हैं, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं जो ऑक्सीडाइज होने ही ना दे, है ना, फिर भी हमारा फूड आइटम बच सकता है। तो ये था रेंसिडिटी। देखते हैं, ऑयल एंड फैट ऑफ फूड आइटम्स गेट ऑक्सीडाइज फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड गेट वेरी बैड टेस्ट एंड ऑर्डर ऑल्सो, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस नोन एज रेंसिडिटी। इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कुछ इनर्ट गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर टाइट सील पैक्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो फूड आइटम है वो खराब ना हो, ठीक है। खास बात ये है ऑयल और फैट, अगर उस फूड में जो खाने की चीज़ है उसमें ऑयल और फैट नहीं है तो रेंसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया, फंगस वगैरह आ जाए लेकिन रेंसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो और हम यहीं पर हम लोग अपना चैप्टर यहाँ पर फिनिश करते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना, अभी जो एक्सरसाइज जो है ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे में जो एक्सरसाइज है ना, उसको करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर लिए तुमको बोर्ड में नंबर 1 इस चैप्टर में सबसे अच्छा नंबर तुमको ये आएगा, नंबर 1 आने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो हमारा बेसिक चीज़ था, लेकिन एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखूंगा, है ना, उसके ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा पूरे एक्सरसाइज के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं बाद में फिर से।